तो हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें देखा था कि हमने पढ़ा था कि कैसे जो विलेज ऑफ पालमपुर के जो लोग थे वो क्या करते थे। एक ही मतलब उनके पास लैंड काफ़ी लिमिटेड होती थी, तो उसी लिमिटेड लैंड से वो क्या करते थे कि मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे। एक ही लैंड पे कई तरह की क्रॉप्स उगाते थे, अलग अलग तरह की, जिससे कि उनकी लैंड भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप वो उगा पाते थे। ठीक है। द अदर वे इज़ टू यूज़, अब एक तो था मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा है द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। दूसरा तरीका था मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करे जाएं क्रॉप्स को उगाने के लिए फॉर हायर यील्ड। यील्ड इज, अब ये यील्ड क्या है, यील्ड को कैसे मेजर करते हैं? यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ठीक है। यील्ड हम कैसे पता लगेगा कि इस बार हमारी लैंड पे कितना यील्ड हुआ? यील्ड को हम मेज़र करेंगे कि कितनी क्रॉप हम उगा रहे हैं। अगर मेरे पास 1 एकड़ लैंड है तो उस एकड़ लैंड पे मैं कितना पूरे सीज़न में, एक सिंगल सीज़न में मैं कितनी क्रॉप्स उगा पा रही हूँ, उतना ही है मेरी यील्ड होगी। जो मिड 1960 का जो टाइम था उसमें जो सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड। जो उस टाइम, वो जो टाइम पीरियड था 1960 का, जो सीड्स यूज़ होते थे कल्टीवेशन में वो काफ़ी ट्रेडिशनल होते थे, काफ़ी पुराने होते थे, जिसकी वजह से जो यील्ड होता था यानी कि क्रॉप जो उगती थी बहुत कम उग पाती थी, क्योंकि ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, उसमें इरीगेशन की कम यूज़ होता था। फार्मर्स क्या यूज़ करते थे? काउ डंग यूज़ करते थे, अदर नेचुरल मैन्योर्स यूज़ करते थे जैसे कि फर्टिलाइज़र। ऑल दीज वर रेडीली, और ये जितनी भी चीज़ें थी, काउ डंग और मैन्योर्स वगैरह, ये सारे इजीली मार्केट में मिल जाते थे फार्मर को। उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी उन्हें ख़रीदने के लिए। फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 में, जो कि इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी HYVS ऑफ सीड्स। फिर ये मिड 1960 में फार्मर जो थे ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ कर रहे थे। फिर लेट 1960 में उन्होंने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बार सर्च करना गूगल पे कि ये किसके थ्रू फाउंड किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, ये एक शॉर्ट उसमें आ सकता है। ठीक है। तो 1960 के लेट में वीट और राइस के मेथड्स, मतलब अलग अलग की हाई यील्डिंग वेराइटीज, मतलब ऐसे सीड्स का यूज़ किया जा रहा था जिससे कि उनका यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जा सकती थी कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। HY सीड्स जो थे वो प्रॉमिस करते थे फार्मर्स को एक तरीके से, मतलब वो इतने अच्छे थे कि वो एक सिंगल प्लांट में ही काफ़ी क्रॉप उनको उगा के दे रहे थे एज़ कम्पेयर टू जो वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वान्टिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन। अब क्या हुआ कि एक ही लैंड में, सेम पीस ऑफ लैंड में अब ज़्यादा क्वांटिटी की फूड ग्रेन्स ग्रो होने लगी एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। पहले उसके कंपैरिजन में बहुत कम क्रॉप उगती थी, लेकिन अब HYV सीड्स का यूज़ करके काफ़ी क्रॉप्स जो थी उगने लगी थी। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन इसमें जैसा कि हमने पढ़ा ट्रेडिशनल सीड्स जब यूज़ करते थे उसमें इरिगेशन के लिए पानी, मतलब इरिगेशन बहुत कम नेसेसरी होता था, बहुत कम पानी वो यूज़ करते थे। लेकिन HYV जो सीड्स थे उन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी चाहिए होता था, एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत होती थी, एंड पेस्टिसाइड। क्या क्या? प्लेंटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। इन तीनों का जब यूज़ किया जाता था HYV सीड्स के साथ तो बेस्ट रिजल्ट्स निकल के आते थे। हाई यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HY सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। एक अच्छी यील्ड पाने के लिए फार्मर्स को HYV सीड्स के साथ साथ किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता था? इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का। इनका जब एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता था तब जाके एक सिंगल प्लांट से भी काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में क्रॉप निकल के आती थी एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल सीड्स से नहीं आ पाती थी। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे, कहाँ के ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने इसको पहले
यूज़ किया, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे इन 3 स्टेट्स के, वो पहले ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ किया इंडिया में। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेटअप ट्यूबवेल्स, उन्होंने ट्यूबवेल्स जो थे सेटअप कर लिए थे अपने एरिया में, और HYV सीड्स यूज़ करते थे, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते थे फार्मिंग में। सम ऑफ डैम बॉट फार्म मशीनरी, कुछ तो जो फार्मर्स थे क्या लेके आए, फार्म मशीनरी लेके आए, मतलब मशीनरीज का यूज़ करने लगे। जैसे कि अब कौन सी मशीनरी, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, जिससे कि प्लगिंग और हार्वेस्टिंग जो थी वो फास्टर हो गई थी। जिससे पहले अगर वो हैंड से करते थे तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब वो मशीन्स की मदद से काफ़ी ईजी हो गया था काम। दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, और इसका अब इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें उसके रिवॉर्ड में क्या मिलता था, हाई यील्ड ऑफ व्हीट मिलता था। अब उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि उनको रिवॉर्ड में क्या मिलता था, हाई यील्ड ऑफ व्हीट मिलते थे। पालमपुर में जो यील्ड इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वैराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर पे वो 1300 किलो व्हीट उगा पाते थे अगर वो ट्रेडिशनल वैराइटीज़ के सीड्स यूज़ करते थे। लेकिन HYV सीड्स जब उन्होंने यूज़ करने लगे तो यील्ड जो था उनका 1300 किलो से लेके कहाँ चला गया, 3200 kg पर हेक्टेयर तक बढ़ गया था। तो देखो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आया था प्रोडक्शन में व्हीट के। अब फार्मर जो थे ग्रेटर अमाउंट ऑफ व्हीट उगाने लगे थे और उसे मार्केट में बेचने लगे थे, जिससे कि उनका प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ गया था। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड जो थी वो मतलब विल द लैंड सस्टेन के बारे में बात करेंगे कि लैंड कितनी, मतलब लैंड की इम्पोर्टेंस के बारे में। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड जो है ऑफ कोर्स नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट यूज़। तो इसीलिए जब भी हम लैंड को यूज़ करते हैं तो उसको जब हम यूज़ करें तो उसको यूज़ के लिए उसके मतलब क्या कहते हैं, जब यूज़ कर रहे हैं तो उसके हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इस बात से भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो लैंड एक्सप्लॉइट हो जाएगी पूरी तरीके से तो हम चाहे कितने भी अच्छे सीड्स यूज़ कर लें, हमें उतनी वो क्रॉप मिल ही नहीं सकती। अगर हम ट्रेडिशनल यूज़ कर रहे हैं सीड्स या HYV से भी अच्छे कोई सीड्स यूज़ कर लें, लेकिन अगर लैंड ही अच्छी ना हो तो इसीलिए लैंड को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हम सीड्स तो अच्छे लाते जा रहे हैं, क्रॉप उगाते जा रहे हैं, लैंड का ध्यान ही नहीं है तो क्रॉप नहीं अच्छी हो सकती। साइंटिफिक रिपोर्ट जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इनकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारा क्या हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, ओवर यूज़ होने की वजह से काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रहा है। इन मैनी एरियाज़, कई सारे एरियाज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे थे। और कंटिन्यूस यूज़ होने की वजह से एक तो केमिकल फर्टिलाइज़र और दूसरा ग्राउंड वाटर भी यूज़ हो रहा था ट्यूबवेल इरिगेशन सिस्टम की मदद से। तो जो वाटर टेबल थी ग्राउंड की वो कम होती जा रही थी, गिरती जा रही थी। इन्वायरमेंटल रिसोर्स जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ये सारे इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि आज एक्सप्लॉइट हुए कल ये दोबारा से अच्छे हो जाएंगे, नहीं हो सकते। हम चाहे कितनी में इनको टाइम लगता है दोबारा से बनने में। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गए तो इनको रीस्टोर करना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जिस इन्वायरमेंट की हेल्प से हम इतनी सारी क्रॉप उगा रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट का भी ध्यान दें। क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट नहीं होगा, वो लैंड नहीं होगी तो वो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब ये जो लैंड जो है कैसे बटी हुई है पालमपुर जो विलेज के फार्मर्स हैं उसके बीच में। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। अब हमने जो हम बात ऊपर पढ़ी कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड के बारे में, कितनी उसको सस्टेन करके कितना ज़रूरी, क्योंकि अगर लैंड ही नहीं होगी तो हम कैसे क्रॉप उगाएंगे। तो हमने रियलाइज़ किया कि कितनी इम्पोर्टेंट है लैंड फार्मिंग की।
Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. और क्योंकि सारे लोग जो हैं एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं हो सकते क्योंकि इतनी लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। लैंड तो लिमिटेड ही है, तो कितने लोग, कुछ परसेंट लोग ही तो कल्टीवेशन कर सकते, बाकी के लोग क्या करें। इन पालमपुर करीब अराउंड 1/3 जो लोग हैं, पीपल जो हैं, 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज, 450 फैमिलीज के 1/3 जो हैं वो लैंडलेस है, उनके पास लैंड ही नहीं है। दैट इज़ 150 फैमिलीज जो हैं, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैं, उनके पास लैंड ही नहीं है कल्टीवेशन की। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, बाकी की फैमिली जिनके पास लैंड है, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स। उसमें से 240 फैमिलीज ऐसी हैं जो छोटे छोटे प्लॉट्स पे फार्मिंग करती हैं, जो कि 2 हेक्टेयर से भी इसका साइज कम है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिकेट इनकम, और ऐसे प्लॉट्स पर कल्टीवेशन करना, उससे उनकी इतनी इनकम नहीं आ पाती जितनी कि उनको ज़रूरी है। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, और लार्ज अमाउंट में लैंड पूरे एरिया में फैली हुई है। कहाँ पे कितना पोर्शन है, कहाँ पे ज़्यादा लैंड है, कहाँ पे कम लैंड है, कहाँ पे छोटे छोटे प्लॉट्स बने हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड साइज जो है वेरी कर रहा है। These are cultivated by small farmers। ये छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं लैंड्स को कल्टीवेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स, और आधे से ज़्यादा विलेज जो है वो किससे कवर्ड है, प्लॉट से। ठीक है ना, दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, जो बड़े बड़े प्लॉट्स भी इस पिक्चर में आप दिख रहे होंगे। ठीक है ना, तो आधे से ज़्यादा जो विलेज है वो बड़े बड़े प्लॉट से क्या कहते हैं भरा हुआ है, जिन पर कल्टीवेशन कौन करते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज करती हैं, जो कि जिनके पास बड़ी लैंड है। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। 60 फैमिलीज हैं जहाँ पे मीडियम और लार्ज फार्मर्स रहते हैं, जो कि 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड से ज़्यादा की लैंड को कल्टीवेट करते हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 हेक्टेयर, और कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर और उससे ज़्यादा की लैंड है। उसके बाद आ जाते हैं who will provide the labor। अब ये जो लेबर कौन प्रोवाइड करे। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। लैंड है, हमारे पास सीड्स हैं, लेकिन मजदूरी भी तो चाहिए, मजदूर भी तो चाहिए उस पर काम करने के लिए। अकेला एक पर्सन फैमिली का तो नहीं करेगा, उसको अपने साथ काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी मेहनत वाला काम है। छोटे छोटे फार्मर्स जो होते हैं अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ पूरी खुद की फील्ड पे कल्टीवेशन करते हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves। तो वहाँ पर तो जो लेबर उन्हें चाहिए वो खुद अपनी फैमिली का यूज़ करके प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो लेबर्स को हायर करते हैं अपनी फील्ड पे काम करने के लिए। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली। अभी फार्म लेबरर्स आते कहाँ से, ये वो होते हैं जिनके पास या तो लैंड नहीं है, जैसे कि दलित्स वगैरह जो हो गए, और फैमिलीज कल्टिवेटिंग, या फिर वो फैमिलीज जो कि छोटे छोटे लैंड, जो छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड हैं उनको कल्टीवेट कर रही हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो कुछ काम वो उनके साथ भी कर लेते हैं, जो मीडियम और लार्ज फैमिलीज के फार्मर हैं। अनलाइक फार्मर, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव द राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। जैसा कि फार्मर्स के पास होता है क्रॉप्स पर अधिकार, कि जब हम लैंड पे क्रॉप उगाएंगे तो हमारा अधिकार है, भाई हमने उगाया उस क्रॉप पे हमारा अधिकार है। लेकिन जो लेबर्स वहाँ वर्क कर रहे हैं उनका अधिकार नहीं होता उस लैंड पे उगाई जाने वाली क्रॉप पर। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स। वो कौन होते हैं, बस वो उतना काम करते हैं, उसके बदले उनको बस वेजेस दे दी जाती हैं, जो काम जिसके लिए उन्होंने किया। वेजेस कैन बी वेजेस अब किस फॉर्म में हो सकता है, या तो हो सकता है फार्मर की मर्जी है, या तो वो उससे कैश दे दे, या फिर बदले में क्रॉप अपने कुछ हिस्सा क्रॉप का दे दे। समटाइम्स लेबरर्स, कभी कभी तो वो कैश ना दे, क्रॉप ना दे के वो क्या दे देते हैं, मील्स, खाना दे देते हैं।
2 समय का जैसे खाना दे दिया उन्हें। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये जो वेजेस होते हैं ये कोई फिक्स नहीं होती हैं, ये कह नहीं सकते हैं कि वो एक फार्मर अपने लेबर को इतना दे रहा है तो इतना ही बनता है, नहीं। तो वहाँ पे रीजन टू रीजन वेरी करता था, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता था। एक फार्म एक्टिविटीज के कितने मिल रहे हैं, या दूसरे एक एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका अलग चार्ज है, दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके अलग चार्जेस है। लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सोइंग के अपने अलग चार्जेस हैं, हार्वेस्टिंग के अपने अलग चार्जेस हैं। दिस इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी काफ़ी वेरिएशन रहता है। जब एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो तो वो पैसा कम देते हैं क्योंकि लोगों को ज़रूरत है, और फार्मर इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई लोगों को ज़रूरत है तो हम कम देंगे, क्योंकि काम तो वैसे भी करेंगे। और जब उनको लेबर ना मिल रही पर उनको काम की सख्त ज़रूरत हो तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देके कराना पड़ता है काम। A farm laborer might be employed on a daily basis। एक फार्म लेबरर जो होता है वो डेली बेसिस पे भी उसे रखा जा सकता है, या फिर फॉर पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी जैसे कि हार्वेस्टिंग के लिए या फिर होल ईयर के लिए, कि पूरे ये एक्टिविटी आपको करनी है तो ये एक्टिविटी जब भी होगी, हार्वेस्टिंग जब भी होगी पूरे सीजन में तो आपको तब भी बुलाया जाएगा, उस टाइम पे आप कर जाना, उसके पैसे मिल जाएंगे। या फिर होल ईयर के लिए आप उसे अपॉइंट कर सकते हो कि आपको पूरे साल काम करना है, कैसा भी काम हो। दारा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। दारा एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जो कि डेली वेजेस पे वर्क करता है, डेली आता है, काम करता है, अपने पैसे ले जाता है पालमपुर में। दिस मीन ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, इसलिए उसे रोज काम को ले जाना पड़ता है। आज कहाँ काम मिल गया, आज कहीं और मिल गया, डिपेंड करता है, एक जगह कोई इसका काम पक्का नहीं है। द मिनिमम वेजेस जो है फार्म लेबर्स की गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है 300 रुपये पर डे मार्च 2017 से, बट डाला को जो है सिर्फ 160 रुपये मिलते हैं। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स, और काफ़ी कंपटीशन है लेबर्स के बीच में पालमपुर में, इसीलिए लोग जो हैं कम वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की सबको ज़रूरत है। दाला जो है अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग कंप्लेन करता है रामकली से, जो कि अनदर फार्म लेबरर है। दोनों ही दाला और रामकली जो हैं पुअर पीपल हैं विलेज के। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, अब कैपिटल भी चाहिए, पैसा भी तो लगाना पड़ेगा फार्मिंग करने के लिए। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। तो जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें आप सीड्स लाओगे, उसका खर्चा, पेस्टिसाइड्स लाओगे, केमिकल फर्टिलाइजर लाओगे, इरिगेशन फैसिलिटी को सेटअप कराओगे, तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा, कैपिटल चाहिए। तो फार्मर को अब क्योंकि HYV सीड्स आ गए, मॉडर्न मेथड्स आ गए, तो अब पैसा भी ज़्यादा चाहिए पहले के कंपैरिजन में। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनके पास तो इतना पैसा होता नहीं, तो उन्हें बोरो करना पड़ता है दूसरों से कैपिटल के लिए। वो किसे अब बोरो करते हैं, लार्ज फार्मर से या विलेज के मनी लेंडर से या फिर ट्रेडर से, जो कि ये सब सामान उन्हें अवेलेबल कराते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब पैसा लिया है तो वापस तो करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन का काफ़ी हाई रहता था। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। तो जो लोग लोन लेते थे छोटे छोटे फार्मर्स, वो काफ़ी डिस्ट्रेस में रहते थे कि हमें लोन रीपे करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। उसके अलावा स्मॉल फार्मर्स और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे उनकी अपनी सेविंग्स होती थी फार्मिंग से, जो अर्न करते थे कुछ सेव भी करते थे। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। तो अब छोटे फार्मर्स के पास तो इतना ही नहीं होता है कि वो अपने एक्सपेंडिचर ही अच्छे से कर ले, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास तो इतना हो जाता है अर्न कि वो अपनी सेविंग्स भी कर लेते हैं, सेविंग्स कर करके वो आगे चल के कैपिटल खुद अरेंज कर लेते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? यू शैल फाइंड आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। Sale of surplus farm products. Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land. अब मान के चलते हैं कि फार्मर्स जो है उन्होंने wheat प्रोड्यूस करी अपनी लैंड पे, जहाँ पे उन्हें 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करे। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड अपनी है,
लेबर अपनी फैमिली को ले ली, कैपिटल अपना खुद का पैसा लगा के। द वीट इज हार्वेस्ट, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। What do the farmers do with the wheat? अब इस wheat का क्या करेंगे? They retain the part of the wheat, कुछ पार्ट जो है wheat का वो अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए रख देंगे अलग से, और बाकी का सरप्लस wheat वो बेच देंगे। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता, गोविंद सन्स के ऊपर आपको ये एग्जाम्पल बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं पे कुछ इलस्ट्रेशंस में समझ नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इन्हें नेक्स्ट सेक्शन में क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर एक स्टोरी दे रखी सविता और गोविंद के सन्स की। हम लिटिल सरप्लस वीट, उनके पास काफ़ी कम वीट बचता है क्योंकि उनका प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है। फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तो अपनी फैमिली के लिए रखना पड़ता है और बचता बहुत कम है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स ही हैं जो कि सप्लाई कर पाते हैं वीट को मार्केट तक, कि छोटे फार्मर्स के पास इतना वीट होता ही नहीं है कि वो मार्केट तक उन्हें ले जा पाए। In the picture 1.1 you can see the bullock cart streaming into the market, each carrying loads of wheat. ऊपर पिक्चर 1.1 में आप देखोगे कि एक बुलक कार्ट जो है मार्केट लेके जा रहे हैं लोग, उसमें वीट भर के। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट, जो ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में वीट खरीदते हैं और उसे सेल करते हैं शॉपकीपर्स में। पहले वो खरीदते हैं, फिर जो टाउन्स और सिटीज़ में शॉपकीपर्स हैं उन तक पहुँचाते हैं, उनको सेल करते हैं। तेजपाल सिंह के बारे में यहाँ पर बताया। तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है जिसके पास सरप्लस है 350 क्विंटल का सरप्लस है, मतलब बच के 350 क्विंटल का वीट उसके पास बचता है अपनी लैंड का। वो सरप्लस वीट जो है राजगंज मार्केट में बेच देता है, उसको काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग? अब जो अर्निंग हुई उससे क्या करेगा? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह ने काफ़ी मनी अपने बैंक अकाउंट में जमा कराई थी। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग टू द फार्मर, और पैसा जमा करा के उसने अपनी जो सेविंग्स थी वो दूसरे फार्मर्स को दी, जैसे सविता जिनको ज़रूरत थी लोन की। और ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग द नेक्स्ट, उसने अपनी सेविंग्स का यूज और काम किया। जब वो नेक्स्ट सीजन की फार्मिंग जो करेगा उसके लिए जो पैसा चाहिए होगा सीड्स वगैरह के लिए, उसके लिए उसने इकट्ठा किया, यूज़ किया। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान, अब इस साल वो प्लान कर रहा है कि वो अपनी अर्निंग से इकट्ठा करके दूसरा ट्रैक्टर ले ले। अनदर ट्रैक्टर से उसकी क्या होगी, फिक्स कैपिटल भर जाएगी, तो उसकी और ज़्यादा वो क्रॉप उगा पाएगा कम लैंड पे और ज़्यादा अर्निंग हो पाएगी। तेजपाल सिंह की तरह ही दूसरे जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो अपने सरप्लस फार्म प्रोडक्ट को बेच देते हैं, जो अर्निंग होती है उसे बचा लेते हैं और उससे फिर से कुछ चीज़ खरीद के अपनी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। इसकी वजह से वो कैपिटल को अच्छे से अरेंज कर पाते हैं अपनी फार्मिंग के लिए, अपनी खुद की सेविंग से, अपनी खुद की सेविंग से ही वो कैपिटल को बढ़ा देते हैं। लेकिन सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग टू बाय कैटल, कुछ फार्मर्स कैटल भी खरीदते हैं, ट्रक्स खरीदते हैं, और कुछ शॉप भी, मतलब अपनी अलग से शॉप बना लेते हैं कि भाई हमने यहाँ पे उगाया, अब हम अपनी शॉप में इसको सरप्लस अमाउंट में बेचेंगे। As we shall see, these constitute the capital for non-farm activities, और आगे हम देखेंगे कि कैसे वो लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी कैपिटल इसी से इकट्ठी कर लेते हैं। आगे कल हम पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं पालमपुर में, कैसे वो लोग उसे अर्निंग करते हैं, ये सब बातें हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा।